नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है, उस बुक को चैप्टर वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी सॉल्व किया जा रहा है। जैसे ये आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, फिर हो सके हिंदी का हो या फिर मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सभी को वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का जो है हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और यह पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 है, एक नहीं ध्यान देंगे। हाँ, आप कहेंगे यह पार्ट 2 है दोस्तों। और इसमें बात करते हैं तो पिछले वाले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आज हम 30 से लेकर अगले प्रश्नों के 60 तक के प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। हिस्ट्री का प्रश्न शुरू किया गया है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पहले हुई थी लगभग में पूछा गया। 2500 वर्ष, 3500, 2000 या फिर 5000 या 5000 के आप कह सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद जो रचना है, इसकी ऋग्वेद जो है, इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो आप कहेंगे 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में क्या बताया गया है, व्याख्या में देखते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तथा लगभग जो दी गई हैं 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंडल की बात किया जाएगा तो आप कहेंगे 10 मंडल हैं। सूक्त की बात किया जाएगा तो 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 10,580 हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। कौन कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शहर है कच्छ के रण में खादिरवेल जिसे कहा जाता है, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है। हड़प उसमें जो है प्राचीन काल का कौन सा शहर है जो कच्छ के रण में गुजरात में पाया जाता था, आप कहेंगे धौलावीरा था। ठीक है, धौलावीरा है। यहाँ कच्छ के रण में खादिरवेल जिसे कहा जाता है, बेट भी कहा जाता था, यह पाया जाता था। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि धौलावीरा जो है अवस्थित कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे जेपी जोशी हैं। इसे जो है सफ़ेद कुआं या आयताकार नगर के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा ही 3 भागों में विभाजित था और सबसे बड़ा शहर था उस समय में। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य भी मिले हैं, वहाँ जल इकट्ठा किया जाता था। देखिए, 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है। महास्नानागार कहाँ मिला था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। महान स्नानागार कहाँ से मिला था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके बारे में क्या बताया गया है, तो देखिए, इसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो नर्क जो है एक नर्तक है, कांस्य की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिसे पशुपति भी कहा जाता है, और मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है। पूछ लिया जाएगा मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, तो यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा में जो है जूते हुए खेत मिले हैं और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल की बात करते हैं तो लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की बात करते हैं, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
बनवाली की बात किया गया है तो बनवाली मिट्टी से बना हल मिला है। बनवाली से क्या मिला है तो आप कहेंगे मिट्टी से बना हल मिला है। अगला प्रश्न आपसे 34 नंबर का पूछा गया है, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा कालीन का एक स्थल रंगपुर था वह वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है तो आप कहेंगे वह गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। रंगपुर के बारे में बताया गया है, देखिए हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है। पूछ लिया जाएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे राजस्थान में, बनवाली की बात किया जाएगा तो हरियाणा में है, धौलावीरा की बात किया जाएगा तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से थे। वेद ऋषि जो कपिल का संबंध है भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था तो आप कहेंगे सांख्य दर्शन से था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद ऋषि कपिल की बात किया गया है तो कपिल से जो संबंधित है वह सांख्य दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है और बताया गया है इसके बारे में, प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक कौन कौन से थे। न्याय दर्शन की बात की जाएगी तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, और पूर्वी मीमांसा की जैमिनी थे, उत्तरी मीमांसा की वादरायण थे, योग के पतंजलि थे, वैशेषिक के कड़ाद या फिर उलूक कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए 36 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ के आया है तो आप कहेंगे लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो है किस लिए जाना जाता है, लोथल की बात करते हैं तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल प्राचीन बंदरगाह के लिए जाना जाता था। लोथल जो है प्राचीन बंदरगाह के लिए जाना जाता था और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की बात करते हैं तो डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। लोथल की बात करते हैं, लोथल की खोजकर्ता कौन है तो डॉक्टर एस.आर. राव हैं। और लोथल किस लिए जाना जाता है तो आप कहेंगे प्राचीन बंदरगाह के लिए जाना जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है तो भोगवा नदी के किनारे है। किस राज्य में है तो आप कहेंगे गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह किया गया है। सूक्त की बात की जाए तो अभी बताया गया है हमने कि कितना है 1028। वहीं मंडल की बात की जाएगी तो 10 मंडल है। ऋचाएँ की बात करेंगे तो ऋचाएँ कितनी है तो आप कहेंगे 10,580 हैं। कितने हैं 10,580 हैं। इसके बारे में देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है तो आप कहेंगे भरत मुनि को माना जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। इनके बारे में बताया गया है, व्याख्या में दिया गया है कि भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के सबसे प्राचीन ग्रंथ, कह रहा है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसका श्रेय जो है ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इससे जो है 18 पर्वों या फिर पुस्तकों में जो है 1,00,000 छंद का वर्णन मिलता है। ऑप्शन में दिया गया है किस में है तो आप कहेंगे महाभारत में है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं तो मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ठीक है, जो मंत्रों के समूह होते हैं उन्हें सूक्त कहते हैं। ठीक है, और सूक्तों की संख्या कितनी है आप बताइएगा कमेंट करके। यहाँ दे दिया है कितनी है तो आप कहेंगे 1028 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध है कृति जो है अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जो कहेगा प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस
प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाना जाता है, तो आप कहेंगे किसे जाना जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस साक्षात द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, कल्हड़ या फिर कालिदास? तो विशाख पूछा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, और प्रसिद्ध पुस्तकें दिया गया है, उनके लेखक दिया गया। मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम की बात करते हैं तो यह भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। ऋतु संहार की बात करते हैं तो कालिदास। कुमार संभवम की बात करते हैं तो कालिदास। मेघदूत कालिदास, और रघुवंश जो होते हैं यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, यहाँ नोट में दिया गया है कि अश्वघोष के द्वारा जो है बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप कहेंगे अश्वघोष द्वारा। राजतरंगिणी पूछा जाता है तो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। तो इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याय प्रकाश डाला गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। कितने? वाराहमिहिर की जो रचना है पंच सिद्धांतिका कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो आप कहेंगे 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वाराहमिहिर की अन्य रचनाएं कौन कौन दिया गया है? तो आप कहेंगे वाराहमिहिर की जो रचना है अन्य अन्य कौन है? कहेंगे लघु जातक है उनकी रचना, या वृहत संहिता है, या वृहत जातक भी है उनकी रचना। आगे पूछा गया है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आप कहेंगे 326 ईस्वी में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में बताया गया है कि सिकंदर से संबंधित जो दिए गए हैं व्याख्या दी गई है। कह रहा है सिकंदर के बारे में बताया गया, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य जो है उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। ठीक है, किसका था? नंद वंश का शासन था। आगे की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थल पर हुई थी। पूछा गया है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र की नींव कौन रखा था? और अजात शत्रु का वह पुत्र भी था। तो आप कहेंगे अजात शत्रु का जो पुत्र था वह उदयन था, और यह जो है पाटलिपुत्र की नींव रखा था। अगला प्रश्न है, इसके बारे में बताया गया था। देखिए कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था। ठीक है, जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। पूछा गया है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया। जो राजगृह है मगध की राजधानी थी उसे बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आप कहेंगे उसे बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया था। ठीक है, मगध की राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी।
प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी या जिसे राजगृह कहा जाता है। तत्पश्चात उसके बाद जो है पाटलिपुत्र बनाई गई थी। ठीक है, राजगृह के बाद राजधानी कहाँ बनाई गई थी? पाटलिपुत्र बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी दोस्तों आपकी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। और बताया गया है इसके बारे में प्रमुख महाजनपद जो है और उनकी राजधानियाँ बताया गया है। पूछा जाता है सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? जो सूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी मथुरा थी। पूछा जाएगा वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की बात करते हैं, कौशल को श्रावस्ती या फिर अयोध्या कहीं कहीं मिलता है। मगध की बात करते हैं तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी और जिसे बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? इनमें से कौन सा जो है 16 महाजनपदों में से नहीं आता है? तो आप कहेंगे कि कुरु भी था उस समय, कौशल भी था, अंग भी था, लेकिन कामरूप जो है यह 16 महाजनपदों में से नहीं शामिल था। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों में से उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के अनुसार जो है भगवती सूत्र में वर्णित किया गया है। 16 महाजनपद के जो नाम थे, एक अंग था, मगध था, काशी, वत्स, वज्जी, तोसल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और एक था आपका कहेंगे कौन था? गंधार था। ठीक है, कौन था? गंधार। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया 50 नंबर का। देखिए कह रहा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और चौथे तीर्थंकर थे। पूछा गया है कि महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, तो आप कहेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और 23वें जौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें जो आपके थे महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें बताया गया गौतम बुद्ध ने कह रहा कि गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस वृक्ष के नीचे उनके कई दिनों का ध्यान किया गया? किस वृक्ष के नीचे किए थे ध्यान और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह हमसे पूछा गया। तो आप कहेंगे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है। देखिए जो गौतम बुद्ध के बारे में प्रमुख घटना जो हुई थी और उनका चिन्ह किस नाम पहचाना जाता है? तो जन्म की बात करते हैं तो कमल एवं सांड से पहचाना जाता है। ज्ञान की बात करें तो पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है, बिहार में है, बोधगया में। गृह त्याग की किस पहचान क्या होती है? घोड़ा होता है। ठीक है, निर्वाण की बात करते हैं तो पद चिन्ह, मृत्यु या फिर महापरिनिर्वाण स्तूप से पहचाना जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया जो बिहार में है नामक स्थल पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी थी। सामान्य लोगों की भाषा क्या थी? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध अपनी जो शिक्षा दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा जो थी पाली में उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो आप कहेंगे श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती तो कौशल राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए
अधिक कठिन था। जैन धर्म के नियम को पालन करना किसके लिए सबसे कठिन था? तो आप कहेंगे किसानों के लिए जो था यह सबसे कठिन नियम थे। इसके बारे में बताया गया है, देखिए कह रहा है कि पंच महाव्रत कहा जाता है, जिसे अहिंसा त्याग दो, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य रहो, तथा 3 रत्न जो बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 10 लक्षण तथा 7 शील व्रत जो है 7 शील व्रतों का भी उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में कितने लक्षण हैं? तो 10 लक्षण है, 7 शील व्रतों का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे, क्या थे? ब्राह्मण थे, वैश्य से, क्षत्रिय थे या फिर शूद्र थे। तो पूछा गया है कि बुद्ध के बारे में बताया जाए। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी कह रहा है कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने लिए चले गए थे? महावीर स्वामी जो है अपना जो घर छोड़े थे, किस वर्ष में अपना घर छोड़े थे, किस वर्ष की आयु में छोड़े थे? तो आप कहेंगे 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया और वन में रहने के ज्ञान की तलाश में निकल चुके थे। अगला प्रश्न है, इनके बारे में बताया गया है कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का? तो आप कहेंगे महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलवल विहार में हुआ था, सॉरी कुंडल ग्राम है, विहार में हुआ था, वैशाली जिसे जाना जाता है। पिता इनके थे सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था, या फिर दामाद का नाम जो था इनके जमाली था। ठीक है, इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली था। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार राज्य में स्थित है। आगे की बात करते हैं तो गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की आयु में त्याग किए थे। बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन की आज्ञा से त्यागे थे। ठीक, ज्ञान प्राप्ति जिसे कहा जाता है जैन धर्म में कैवल्य। देखिए 56 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? जो बोध गया बिहार राज्य में स्थित है, यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बात करते हैं तो बोध गया जो बिहार राज्य में स्थित है, यहाँ निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो है बोध गया वृक्ष जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बोध गया जो स्थल है ज्ञान की प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है, क्या वही बताया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो वह था दोस्तों, कौन था? वस्कार था। वस्कार किसका मंत्री था? तो आप कहेंगे यह अजातशत्रु का मंत्री था। देखिए ऑप्शन में बताया गया होगा, कह रहा है कि हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वस्कार की गौतम बुद्ध से जो भेंट हुई थी राजगृह के समीप गृहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। ठीक है, तो पूछा जाएगा वस्कार किसका मंत्री था? अजातशत्रु का था। वस्कार की जो गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई थी वह हुआ था गृहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युपसड़ पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 10 दिनों के लिए किया जाता है। इसके बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त था। कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। जो ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा गया था। 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है, पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और कौन सा क्षेत्र अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? जो
मौर्यकालीन में पूछा गया, मौर्यकाल में उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वह कंबलों के लिए जाना जाता था, और कौन सा क्षेत्र जो था वह अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत जो था मौर्यकाल में यह अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारियों का प्रकाश डाला गया है। जो अर्थशास्त्र में है मौर्य प्रशासन संबंधित जो विभिन्न जानकारियाँ थी उस पर प्रकाश डाला गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं। देखिए 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा शिलालेख है मौर्यकाल का जो भारत में स्थित नहीं है? तो आप कहेंगे कंधार का जो शिलालेख है यह भारत में न स्थित है, भारत में नहीं स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि मौर्य सम्राट बताया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों में से शिलालेखों की जो संख्या है वह टोटल 14 है। ठीक है। कलशी शिलालेख देहरादून जो उत्तराखंड में स्थित है, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ जो गुजरात राज्य में स्थित है, एवं मास्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक में से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।